हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का अगला लेक्चर देखेंगे। आज लेक्चर नंबर 5 होगा। इसके पीछे वाले लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया गया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम बात कर लिए थे। तो अगर आप लोग इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो इसके पहले वाला जो लेक्चर नंबर 4 था उसको पहले आप ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताया गया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पीछे वाले लेक्चर में हम नहीं बता पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया था। इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट बताएंगे जिसका हम इक्विवेलेंट वेट निकाल करके आपको दिखाएंगे। पीछे वाले में वीडियो लॉन्ग होने के चलते वहाँ पर हम एग्जाम्पल नहीं दिए थे। आइए मेरे साथ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखते हैं। यहाँ पर हम लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बाद यहाँ पर हम लेंगे प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट देखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। इक्विवेलेंट वेट निकालने में यही काम करेगा। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अगर आप लोग लेक्चर नंबर 4 देखे होंगे तो वहाँ इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला आपको लिखवाए थे। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू फार्मूला वेट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। मतलब कि जिसका आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट वेट क्या है तो उसका फार्मूला वेट रखिएगा। फार्मूला वेट मतलब मोलेकुलर वेट, उसका फार्मूला वेट रखिएगा और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए पहला नंबर, फर्स्ट नंबर आपको हम दे रहे हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको प्रोडक्ट बना करके दे रहे हैं। प्रोडक्ट सल्फर है, सिंगल सल्फर। आपको बोले थे किसी भी सल्फाइड में, चाहे वो सोडियम सल्फाइड हो, चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड हो, चाहे कोई भी सल्फाइड हो, जैसे ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड है, किसी भी सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। आपको लेक्चर नंबर 2 में हम बताए थे। ये सल्फर देखो, यहाँ सल्फर ये किसी के साथ कंबाइन नहीं किया है, तो जो एटम फ्री स्टेट में है मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ ये चेंज देखो तो फाइनल 0 है, इनिशियल -2 है, तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितना है -2 है। समझ में आ रहा है कुछ है तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, आपको बस समझा दे रहे हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बताइए कि जब ये निकल गया तो हम इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल देंगे। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला वेट। तो इसका मोलेकुलर वेट निकाल दीजिएगा। सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 वो हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। तो 32 और 2 कितना 34। तो हम मोलेकुलर वेट को m लिख दे रहे हैं। आप समझ लीजिएगा, मोलेकुलर वेट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए। m/2 कर दिए इक्विवेलेंट वेट। नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 है Ki, पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन हम इसको लिख रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो ध्यान दीजिएगा, जब पोटेशियम आयोडाइड को एसिडिक मीडियम में डालिएगा ना तो यह प्रोडक्ट बनाता है आयोडीन I2। अब बताइए कि जब I2 है, क्या आप I2 का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं? क्या होगा 0 रे। क्या पढ़ता है तुम सर बकलोल कहीं के। होमोन्यूक्लियर मोलेक्यूल है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 सब देखिए, नहीं तो दिक्कत होगा आगे।
सो रहे हैं घर पर तब। ये हो जाएगा 0। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में है तो फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 होगा, I पर क्या होगा -1 होगा। अब यहाँ से चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया 0, इनिशियल हो गया -1, तो 0 माइनस -1 कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1। अब आपको निकालना इक्विवेलेंट वेट, तो फार्मूला वेट आप बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलिक्यूल 1 कर दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है? सही है। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन इस बार हम इसको डालेंगे बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में ये प्रोडक्ट बनाता है IO3 पर माइनस, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट बनेगा तो देखो यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है पोटेशियम पर +1 तो आयोडीन पर -1 होगा, लेकिन यहाँ तो आयोडीन पर निकालना पड़ेगा ना, तो आप निकाल दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर और ज़्यादा। तो जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको X मानते हैं। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6, ठीक है। सबको ऐड करके अगर यह कंपाउंड होता तो =0 करते, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, ये रेडिकल आयंस है। तो आयंस के केस में सबको ऐड करके इक्वल टू करते हैं चार्ज को। तो चार्ज कितना है यहाँ -1 है, तो यहाँ -1 कीजिएगा, -6 उधर जाएगा तो +6 और -1 कितना 5। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ जाएगा। अब यहाँ से चेंज निकालिए, चेंज होता है फाइनल, तो फाइनल है 5 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है -1, तो ऐसे लिखेंगे ना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल 6। अब निकालना इक्विवेलेंट वेट, तो m/6 कर देंगे, फार्मूला वेट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलिक्यूल। बोलो सही है। अभी भी आगे बता सकते हैं आप। चलिए और देखिए, इस बार आपको हम दिखाते हैं FeSO4 को, इसका नाम है फेरस सल्फेट। प्रोडक्ट आपको हम बना करके दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। FeSO4 Fe2SO4 का होल 3, ये फेरिक सल्फेट है और ये फेरस सल्फेट है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके चेक करिएगा, जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर अधिक आता है उसमें इक लगाते हैं, और जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसमें अस लगाते हैं। देखिए यहाँ पर SO4 पर -2 होता है, तो जब SO4 पर -2 होगा तो Fe पर क्या होगा +2 होगा, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। यहाँ पर देखिए आप X भी मान के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 गो है ना Fe, तो 2 गो है तो Fe पर निकालना है, जिस पर निकालना होता है उसको X मानते हैं, तो 2 गो है तो 2x, सही है। SO4 का -2, 3 है -6, सबको ऐड करके 0, 2x इक्वल टू क्या होगा +6, x इक्वल टू क्या होगा +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सब काम बताएं निकालने के लिए, क्या ऐसे निकाला जाता है, पीछे में जाकर देखिए। हो गया ये। चलो अब देखो, चेंज निकालना है। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 3 है, इनिशियल 2 है। कितना का चेंज है 3 - 2 कितना 1 का। आप यहाँ 1 कीजिए और ये हो जाएगा m/1। अरे 1 नहीं लिखा जाता है, हटा भी सकते हैं। हो गया ये। अब देखो यहाँ Fe पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इस पर Fe पर +3 है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है ना उसमें ईक लगाते हैं। इसका नाम है फेरिक सल्फेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो इससे कम है ना, तो इसका नाम है फेरस सल्फेट। और भी बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड है। मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है, समझ रहे हो। इसके बाद आपको ये हो जाएगा, मर्क्यूरी के बाद कॉपर हो जाएगा, क्यूपरिक क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड। तो कैसे पता चलेगा कौन ईक है कौन अस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ईक, कम होगा तो अस। ये खोपड़ी में घुसा लो आज। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर है FeSO4 NH4 का होल 2 SO4
डॉट 6H2O, ठीक है, FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 डॉट 6H2O। इसका नेम आप लोग याद रखिएगा, इसका नेम है मोहर सॉल्ट। इसका नेम याद रखेंगे, मोहर सॉल्ट का ये फार्मूला है, ठीक है। अब आपको हम इसका प्रोडक्ट बना देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम प्रोडक्ट बनाकर आपको देंगे तब न बताइए। आप देखो Fe पर हम 3+ दे दिए हैं, यहाँ Fe पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए NH4 पर कितना चार्ज होता है, तो आपको नहीं पता होगा, हम बता दे रहे हैं। NH4 पर +1 होता है, ये आपको बताए थे मोल कॉन्सेप्ट में। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, Cl पर -1 होता है तो NH4 पर +1 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो NH4 पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है। SO4 पर अभी बताया गया, यहाँ SO4 पर -2 होता है। तो देखो, तो Fe पर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो निकालना है तो इसको x मानिए। SO4 पर -2 होता है तो -2 दीजिए। NH4 पर +1 होता है और ऐसा दो गो है तो +2 होगा। फिर यहाँ SO4 आ गया, -2 हो गया, प्लस क्या आप जानते हैं कि H2O जो होता है वाटर, वह न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब बताओ, ये कंपाउंड ना है, चार्ज नहीं ना इस पर, तो कंपाउंड के केस में सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके इक्वल टू करते हैं 0 के। अब बताओ, ये और ये खत्म, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। जी, हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 निकाल दिए। समझ में आ रहा है ना। अब बताओ चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 3 है और इनिशियल 2 है, चेंज कितना का होगा, 1 का होगा। आपका ये हो जाएगा फार्मूला वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस मोहर सॉल्ट का आप इसको याद रखिएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल, इसको याद रखिएगा, क्योंकि किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि मोहर सॉल्ट का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल क्या होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कितना होगा, 1, मोहर सॉल्ट का 1, ठीक है। चलो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलो, उम्मीद है आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। मोहर सॉल्ट का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल आप याद कर लिए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट हीट करेगा, तो थोड़ा सा को पता रहेगा तब ना। आप लोग तो घर पर पढ़ते ही नहीं, तो पता कहाँ से रहेगा। आपके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, आपका लाइफ इतना बिजी है। चलो, अब यहाँ पर हम आते हैं मोल में और ग्राम इक्विवेलेंट में रिलेशन। हेडिंग आप लोग लिखिए, रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल। अब इसके लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखना चाहते हैं तो आप मोल कॉन्सेप्ट में आइए। ग्राम इक्विवेलेंट का आपको फॉर्मूला बताए थे, मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए
नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, ये होता है मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट। फार्मूला वेट का मतलब मोलेक्यूलर वेट, ठीक है। इसके बाद आइए इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट देखिए होता है, अभी आया था अभी जस्ट। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू लिख रहे थे फार्मूला वेट यानी कि मोलेकुलर वेट, और बाई लिख रहे थे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है फार्मूला वेट, फार्मूला वेट बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर देखिएगा ध्यान से, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल का हम नेम यहाँ चेंज किए हैं। आप लिखते थे ना इक्विवेलेंट वेट इक्वल फार्मूला वेट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलेक्यूल, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, नेम को चेंज किए हैं। अब एन फैक्टर लिख रहे हैं, तो एन फैक्टर का यहाँ 76 को मीनिंग होता है। अब उसको देखिएगा एन फैक्टर हम किसको बोल सकते हैं, ठीक है। एन फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, जो अभी आपको खत्म हुआ पर मोलेक्यूल। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत है तो चार्ज को भी हम एन फैक्टर बोलते हैं। चार्ज को, जैसे देखो कैल्शियम पर 2+ है तो हम कह सकते हैं हम कैल्शियम का एन फैक्टर +2 है। अरे समझ में, तो चार्ज को भी हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं दोनों पता है तब देखिएगा, चार्ज ऑफ केटायन और एनायन, केटायन और एनायन के चार्ज को, जैसे देखिएगा यहाँ मान लीजिए कि आपसे कहेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बताइए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको प्रोडक्ट नहीं दिया है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब प्रोडक्ट दिया ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मोलेक्यूल। तो उस केस में कह रहा है ना कि आपको अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट नहीं दिया है तो भी कह रहा है कि चार्ज ऑफ केटायन और एनायन भी एन फैक्टर के जगह पर हो सकता है। इसका फॉर्मूला वेट यहाँ रखिएगा। अब बताओ कि चार्ज ऑफ केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। आपको पता है ना कि सोडियम पर +1 होता है और OH पर -1, तो इसका फॉर्मूला वेट निकाल करके यहाँ रखिएगा, प्लस या माइनस। देखो यहाँ और लिखा हुआ है, मतलब कि पॉजिटिव लिखो ना तो निगेटिव लिखो, तो दोनों में से कोई यहाँ पर लिख दीजिएगा। दोनों 1 है तो बाई 1 कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है कुछ है। इसके बाद एसिडिटी, बेसिसिटी, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना सारा मतलब है एन फैक्टर का। तो आपको ये बता दिए हैं हम, चार्ज बता दिए हैं, चार्ज ऑफ केटायन और एनायन बता दिए हैं मोल में कैसे इक्विवेलेंट वेट में यूज होता है। ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला है। इसी चैप्टर में ये तीनों आएगा, एसिडिटी, बेसिसिटी और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके एन फैक्टर के जगह पर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे, इसी को रिलेशन करना है ना। चलो ध्यान दो। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। तो देखो तो इक्विवेलेंट वेट के जगह पर इसको रखने से कोई दिक्कत है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ये होता है ना, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर।
तो जैसे ही आप इसको रखिएगा फार्मूला वेट बाई एन फैक्टर यहाँ, तो एन फैक्टर ऊपर की ओर चला जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा फार्मूला वेट और इनटू हो जाएगा एन फैक्टर। चश्मा लगा कर देखिए तो मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट, क्या इसी को हम मोल बोलते हैं? इसी को मोल बोलते, देखिए मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट को मोल बोलते हैं। बस रिलेशन आ गया, हम रिलेशन तो बता रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन कुछ है इसमें जी। यूट्यूब में तुम नौटंकी करता है कि यहाँ से आपका रिलेशन आ गया ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोल। इसको इधर कर दिए हैं एन फैक्टर और इसको मोल, यही रिलेशन होता है। अगर मोल को ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एन फैक्टर का 76 को मतलब होता है, यहाँ लिखवा दिए हैं। एन फैक्टर बोलते हैं चार्ज को, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल को। अगर कोई कंपाउंड दिया है जैसे H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, या आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई कंपाउंड अगर दिया है, प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो कंपाउंड के केस में एन फैक्टर के जगह पर ये लगाइएगा चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। किसी भी कंपाउंड में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, इसलिए यहाँ और लिखा हुआ है, मतलब कि पॉजिटिव लिखो ना तो फिर निगेटिव लिखो, क्योंकि इसको पता है दोनों सेम होता है किसी कंपाउंड पर। ठीक है, तो आप इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलो अब चलते हैं हम आगे। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता होगा। घर पर मेहनत करिए, रात दिन एक करके पढ़ाई करिए, तब आप अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो समझिएगा कि हर साल बहुत लोग भीड़ करते हैं, आप ही उसी भीड़ में चले जाइएगा। दुनिया से कुछ अलग करो अगर आप चाहते हैं कुछ करना, तब दुनिया से अलग कुछ कीजिएगा। दुनिया से अलग करने वाले लोग ही कुछ कर पाते हैं, कि तक आबाद होंगे ना तो फिर बर्बाद होंगे। तो दुनिया से अलग करना सीखिए, और दुनिया में रहिएगा तो फिर अपन रहिए। जैसे दुनिया के लोग चल रहे हैं, खाना पीना खा के अस्थिर से सो रहे हैं, उसे सोइए आप। हो गया ये? चलो देखो अब समझो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में सबसे पहले हम आते हैं केस 1 में, और कंप्लीट रिएक्शन। मोल में भी आया था, फिर यहाँ पर ये आ गया कंप्लीट रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट रिएक्शन कहते किसको हैं और इनकम्प्लीट रिएक्शन किसको बोलते हैं। अगर आप कंप्लीट और इनकम्प्लीट पहचान लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट आपके बस में है। तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है पहले आप समझिएगा। ये कोई हम रिएक्शन ले रहे हैं, ये कोई रिएक्शन है और आपसे कह रहा है कि यह कंप्लीट रिएक्शन है। तो देखो कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है ना, कि जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वह रिएक्टेंट हो या चाहे प्रोडक्ट हो, सभी का ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेगा। अगर ग्राम इक्विवेलेंट सभी का सेम है तो रिएक्शन कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब समझते हैं? कंप्लीट का मतलब कि पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट। अगर रिएक्शन करने के बाद रिएक्टेंट कुछ बच गया है, मतलब ए और बी दोनों में से कोई भी अगर बच गया रिएक्शन के बाद, तो हम कहेंगे रिएक्शन इनकम्प्लीट है। तो कैसे हम पता करेंगे कि कंप्लीट है और कैसे पता करेंगे इनकम्प्लीट है? तो आप सभी का ग्राम इक्विवेलेंट चेक कर लीजिएगा। अगर सभी का ग्राम इक्विवेलेंट सेम है तो रिएक्शन
कंप्लीट होगा। तो आपको बता दें सभी का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, और भी लिख सकते हैं इक्वल टू ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पी, सबका सेम होता है। अभी आपको बताया गया कि अगर इसका मोल दिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको अभी बताए हैं, ये n फैक्टर इनटू मोल ऑफ ए, जानते हैं ना n फैक्टर इनटू मोल ग्राम इक्विवेलेंट होता है, अभी बताए थे। b का ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप यहां लिखिएगा b का n फैक्टर और इनटू लिखिएगा मोल ऑफ b, ये ठीक है। चलिए केस नंबर 1 में आप देख लिए, केस नंबर 2 पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 2 फॉर इनकम्प्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट में रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट और प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। चलो रिएक्शन आपको हम समझा दे रहे हैं, रिएक्शन आपको हम समझा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। इतना तो आप कन्फर्म है कि ग्राम इक्विवेलेंट सबका अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि ए का ग्राम इक्विवेलेंट 5 है, 5 ग्राम इक्विवेलेंट ए है और 10 ग्राम इक्विवेलेंट बी है। जैसे ही देखिएगा आपकी ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग दोनों का है, आंख बंद करके मारिएगा इनकम्प्लीट रिएक्शन है। क्लियर है? जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम होता है उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। नया नया नहीं है, मुंह मत बनाइए, पहले हो गया है सब, सोच रहे हैं कि नया नया कुछ चीज आ गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। और इनकम्प्लीट रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, अगर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसका ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। देखो रिएक्टेंट में ये तो समझ गया कि इनकम्प्लीट रिएक्शन का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। तो दोनों का अलग है तो दोनों में से किसी का कम होगा ना, दोनों का इक्वल होगा तब तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग, तो अलग अलग का मतलब एक का कम होगा और एक का अधिक होगा। तो जिसका कम होता है ना उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, और ध्यान देना लिमिटिंग रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। मोल में भी बताए थे और फिर बता रहे हैं। तो आप यहां लिखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए लिमिटिंग वाला इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पी प्रोडक्ट का। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलो जल्दी आप दोनों केस का स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अब आते हैं हम केस नंबर 2 में, सेकंड में नहीं सॉरी 3rd में। आप केस नंबर 2 तो देख ही लिए इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए। केस नंबर 3rd में आइए। केस नंबर 3rd में आपको हम बताएंगे रिएक्शन विथ मिक्सचर। केस नंबर 3rd। रिएक्शन विथ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के साथ रिएक्शन। चलो कोई मिक्सचर हम लेते हैं। मिक्सचर का मतलब वो खाने वाला मिक्सचर नहीं है,
आने वाला कहा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लेगा बैल ना है। यहाँ पर हम FeC2O4 लेंगे, ये फेरस ऑक्सलेट है, प्लस Fe2C2O4 का होल 3, ये फेरिक ऑक्सलेट है। तो दोनों ऑक्सलेट का हम यहाँ मिक्सचर लिए हैं, इसमें हम KMnO4 को हम ऊपर से मिला रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को इस मिक्सचर में ऊपर से मिला रहे हैं। तो ध्यान देना थोड़ा सा मेरी बात पर कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाएंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि यह दोनों के साथ रिएक्शन करेगा या किसी एक के साथ करेगा। अगर आपको लगता है कि दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तो आप उस केस में कहिएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस। अगर आपको लगता है कि इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ करेगा, तो जब इसके साथ करेगा ना तो अब इसका कहानी खत्म। उस केस में आप लिखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट इसका इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इसका। अगर आपको लगता होगा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, वह इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके साथ नहीं करेगा, तो जब इसके साथ नहीं करेगा तो इसका कहानी इस बार खत्म। आप लिखे ग्राम इक्विवेलेंट इसका इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इसका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हम जानेंगे कैसे, हम कैसे समझेंगे कि रिएक्शन किसी के साथ करेगा या दोनों के साथ करेगा, यहां ना दिक्कत है। तो चलिए इसी दिक्कत को हटाना है। सबसे पहले आपको बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल। अगर आपको, हाँ एक बात और समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे तब ना कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है। तो इसको समझने के लिए चलिए पहले हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें हम आते हैं फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर में है कंपाउंड इन विच वन ऑफ द atom has maximum oxidation number, then compound act as oxidizing agent। देखो कह रहा है कि अगर किसी कंपाउंड में किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो, तो सवाल ये है कि किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना होता है। इसको भी पिछले लेक्चर में आप लोग लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा जरूर से, उसी में हम बताए हैं किसी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ एक्सेप्शन में भी है, एक्सेप्ट छोड़कर ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 और 2 के एटम को छोड़कर, फिर से सुनो, कह रहा है कि वैसा कंपाउंड जिसमें किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो,
तो वह एटम काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, लेकिन कह रहा है कि ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड वाले एलिमेंट को मत देखिएगा। जैसे HCl, इसको मत देखिएगा। KCl, इसको मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पर किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, +1 होता है। तो जब +1 होता है, आपको बता देते हैं, किसी भी एटम पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ग्रुप नंबर के बराबर। तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट वाले में है तो +1 होगा, तो +1 ये हाइड्रोजन पर मैक्सिमम है। तो जब मैक्सिमम है तो ये होना चाहिए था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, होता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में मत देखिएगा ना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। NaCl, सोडियम फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट में है तो +1। ठीक है, तो +1 तो ये मैक्सिमम ना है, क्योंकि किसी भी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। चलो लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर। ठीक है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर -8 होता है मिनिमम, और मैक्सिमम होता है उस ग्रुप नंबर के। ठीक है, तो आप ऐसा करो। अच्छा, एग्जाम्पल भी देना है, चलो एग्जाम्पलों देख लो। H2SO4, HNO3, H3PO4, KMNO4, K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7। अच्छा से लिख दें, देखो KMNO4, K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है। आप इसको, हाँ यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देख लीजिएगा। सल्फर पर +6 होगा, नाइट्रोजन 5 होगा, फास्फोरस पर 5 होगा, Mn पर +7 होगा, क्रोमियम पर +6 होगा। ये सब मैक्सिमम है। मैक्सिमम कैसे है? सल्फर आता है ग्रुप नंबर 6 में, तो जब ग्रुप नंबर 6 में आता है तो उसका मैक्सिमम कितना होगा, +6 होगा, तो है +6 ना। नाइट्रोजन आता है ग्रुप नंबर 5 में, 5A, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के बताए थे सब, तो 5 है, तो देखो तो 5A है, इसका मतलब कि नाइट्रोजन पर भी ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H3PO4, नेपाल, पाकिस्तान, फास्फोरस, ये ग्रुप नंबर 5 में है, तो 5 है तो ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, और ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, यानी ये जो KMNO4 है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अब आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में देखिएगा, हम बता रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको पता होगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके बाद और भी ओजोन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सभी फ्लोरीन ऑक्सीजन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है नंबर थर्ड। नंबर थर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देना है। एक कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहां पर कह रहा है कि कोई भी एक कंपाउंड है, एक, ठीक है, तो वह काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब एक और अस बता दिए हैं, चलो ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको हम कुछ ले रहे हैं। पहला नंबर है FeSO4। पहला नंबर हम क्या लेंगे, Fe3SO4। SO4 का होल 3, ये है फेरिक सल्फेट। और यहाँ पर हम लेंगे फेरस सल्फेट, FeSO4। ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपाउंड है, एक का मतलब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये है अस कंपाउंड। अस कंपाउंड का मतलब ये है रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो कोई दिक्कत है तो, सही है ना। इसके बाद नेक्स्ट नंबर में आइए, HgCl2। इसका नाम है मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, एक है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पर देखिए Ag2Cl2, ये है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड, तो मर्क्यूरस है, अस आ गया ना, तो अस वाला होता है रिड्यूसिंग और ईक वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, कोई दिक्कत है? और भी आगे आपको बता सकते हैं। चलो देखो, इसके बाद अगर अगला नंबर देखना चाहते हैं तो क्यूप्रिक हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूपरस क्लोराइड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम कितना देंगे, बस आप याद रख, चलो इसको बस इतना ही पर रुकते हैं। याद रखिएगा ये सभी एग्जाम्पल, ईक वाला जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है और अस वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग हो जाए। कैसे पहचानेंगे कि ईक है, कैसे पहचानेंगे अस है? ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर जिस पर ज़्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, ईक, और जिस पर कम होगा उसको अस बोलेंगे। चलो ये दोनों जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो अब आते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल में। अब हम आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल में। देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल में फर्स्ट कंपाउंड इन विच one of the atom has minimum oxidation number, then compound act as reducing agent। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है
ऑक्सीजन पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ऑक्सीजन को छोड़कर अगर किसी कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है, मिनिमम कैसे बताएंगे, ग्रुप नंबर -8 अभी बताए हैं। इसका एग्जाम्पल H2S हो जाएगा, KI हो जाएगा, KBr हो जाएगा। देखिए सल्फर हाइड्रोजन -2 होगा। सल्फर किस ग्रुप में आता है, 6 में, तो मैक्सिमम होगा 6, लेकिन मिनिमम कितना, ग्रुप नंबर -8 कितना होगा, -2। तो क्या सल्फर पर मिनिमम नहीं है ना मिनिमम, तो मिनिमम है तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ब्रोमीन देखिए Br आता है ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 7, फिर कल बाहर एंटी, ठीक है, फिर कल बाहर बीरी, ठीक है। तो ब्रोमीन पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है 7, क्योंकि ग्रुप नंबर 7 में आता है, 7A में, ठीक है। लेकिन पूछेगा मिनिमम बताइए, तो मिनिमम हम ग्रुप नंबर -8 कितना, -1 तो है नहीं, -1, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। इसके बाद आइए नंबर 2, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल हाइड्राइड का मतलब देख लीजिए, NaH सोडियम हाइड्राइड है, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई भी हाइड्राइड है तो वह होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद आप यहाँ नोट करके लिखिएगा, ऑल ऑक्सलेट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहा है कि कोई भी ऑक्सलेट है, चाहे वह अस हो या ईक हो। अभी क्या बोले कि ईक वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अस वाला होता है रिड्यूसिंग, लेकिन यहाँ नोट में लिखवा रहे हैं कि ऑक्सलेट में कोई भी हो, चाहे अस हो चाहे ईक हो, और वह क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कोई भी हो, अस हो चाहे ईक हो। ध्यान देना, अभी Fe2C2O4 का होल 3, FeC2O4, ये फेरस ऑक्सलेट है, ये फेरिक ऑक्सलेट है। तो अस हो चाहे ईक हो, अगर ऑक्सलेट है तो वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक बात और समझो, आपको बताया गया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो तो वह होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम हो तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन मान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में से कुछ नहीं है, तो वह क्या होगा, क्या होगा, दोनों होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। उसको भी कहीं आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे स्टार दे करके लिख लीजिए, बोल दें, चलो लिखो, कंपाउंड in which atom has neither maximum nor minimum oxidation number, then compound act as
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। हो गया? देखिए जल्दी से, इसका भी एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, आप पहचान कर लीजिएगा मिनिमम है कि मैक्सिमम है, उसके बाद ही ना। देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SO2 सल्फर पर +4 चार्ज होगा। इसके बाद और भी हो सकता है, HNO2 भी हो सकता है, 2 दूना 4 +3 होगा। ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, बस इतना ही कर दो ATC। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिएगा और आज हम यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में एक क्वेश्चन इस पर कुछ करवा देंगे और क्वेश्चन करवाने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।